हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो हम अपनी जो ये क्लास 6th की एनसीईआरटी की बुक कर रहे हैं हिस्ट्री की, दैट इज़ आवर पास्ट वन। इसके चैप्टर 2 को हमने पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था, जो बात करता है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि जो हंटर गैदरर्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाया करते थे, उनके मूवमेंट के पीछे क्या क्या कारण या क्या क्या रीजंस हुआ करते थे, है ना। और बेसिकली फिर उसके बाद कैसे वो लोग जो है एक सेटल्ड लाइफ की तरफ आगे बढ़ते हैं, है ना। हम लोगों ने कुछ जो टाइमलाइंस हैं वो भी देखी थी। पैलियोलिथिक के बारे में हम लोगों ने जाना था, उसके बाद मीजोलिथिक की बात की थी, फिर नियोलिथिक का भी हमने थोड़ा सा मेंशन किया था। तो आज हम लोग आगे अब बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज का लेक्चर जो है वो शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बताया था कि जो हमारे 3 टाइम पीरियड थे, है ना, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक, ठीक है। और नियोलिथिक में मैंने आपको ये बताया था कि जो लगभग 10,000 साल पहले से जो पीरियड लगभग शुरू हुआ है वो नियोलिथिक है ना। अब उस पीरियड की अगर हम बात करें तो लगभग आप कह सकते हैं कि आज से 12,000 साल पहले क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड में, यानी कि दुनिया की जो जलवायु है, जो क्लाइमेट है, उसमें कुछ मेजर चेंजेस, कुछ बड़े बदलाव हुए, ठीक है। उससे पहले का जो पीरियड है वो जनरली क्या कहा जाता था, आइस एज, है ना। उस समय बहुत ठंडा होता था, टेम्परेचर्स बहुत कम होते थे, आइस एज वगैरह होती थी उससे पहले। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे मेजर चेंजेस हुए पूरे दुनिया के क्लाइमेट में कि रिलेटिवली वार्म कंडीशंस जो है वो होने लगी। अब रिलेटिवली कंडीशंस जो है वो थोड़ा सा वार्म होने लगी तो उससे ग्रासलैंड्स डेवलप होना शुरू हुए। ग्रासलैंड्स मतलब घास के मैदान, है ना। ग्रासलैंड्स जो है वो डेवलप होना शुरू हुए। तो इससे क्या हुआ, अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर ग्रासलैंड्स डेवलप हो रहे हैं, ग्रास ग्रो करना शुरू कर रही है, तो जो एनिमल्स ग्रास के ऊपर डिपेंडेंट हैं, है ना, फॉर देयर फूड, जैसे कि डियर, एंटीलोप, एंटीलोप भी बेसिकली एक तरीके का आप कह सकते हैं स्पीशीज ऑफ अ डियर ओनली, गोट, शीप, कैटल, है ना, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो ग्रास के ऊपर सर्वाइव करते हैं, तो इनका भी जो नंबर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। क्योंकि घास होगी तभी जो है वो ग्रास के ऊपर सर्वाइव करने वाले एनिमल्स जो हैं उनकी संख्या भी बढ़ेगी। अब जब इन एनिमल्स की संख्या बढ़ने शुरू हुई तो क्या हुआ कि जो लोग इन एनिमल्स का शिकार करते थे, है ना, उनकी संख्या भी बढ़ने लगी। या आप ये कह सकते हैं कि वो लोग इन एनिमल्स को फॉलो करने लगे, है ना, इन एनिमल्स की फूड हैबिट्स के बारे में वो जानने लगे, और किस तरीके से इन एनिमल्स के जो ब्रीडिंग सीजन्स होते हैं, मतलब ये एनिमल्स कब क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना, इनका जो रिप्रोडक्शन साइकिल है या जो इनका रिप्रोड्यूस करने का जो सीजन है उसके बारे में लोग जानने लगे। और इन्हीं चीज़ों का आइडिया जैसे जैसे लोगों को लगता गया, तो इससे लोगों ने हर्डिंग और इन एनिमल्स को रेयर करने का मतलब होता है इन एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना, टेम करना, पालना, इसके बारे में लोगों ने सोचना शुरू किया, है ना। और फिशिंग जो है वो भी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन आप कह सकते हैं, ऑक्यूपेशन तो नहीं कहेंगे बट एक ये कह सकते हैं कि एक वे ऑफ लाइफ, एक मीन्स ऑफ लाइफ जो है वो भी यहाँ पर बन के उभरता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लगभग आप मान सकते हैं कि जो मीजोलिथिक से नियोलिथिक का जो ट्रांजिशन है वहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। बात समझे आप। अब इसके बाद क्योंकि यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अब क्या होगा, ग्रासलैंड्स बन चुके हैं, है ना। अब ग्रासलैंड्स के बाद जो अगला स्टेप आएगा वो क्या आएगा, एग्रीकल्चर का, फार्मिंग होनी शुरू होगी। और साथ ही साथ एनिमल्स के बारे में लोग जानने लगे हैं, तो अब एनिमल्स की रेयरिंग भी शुरू होगी, ठीक है, यानी कि एनिमल्स की हर्डिंग या एनिमल्स का आप कह सकते हैं डोमेस्टिकेशन भी शुरू होगा, है ना। अब यही वो समय था कि जब सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस, ग्रासेस तो पहले ही हो गई थी, मैंने आपको बताया, फिर जो कुछ ग्रेन बियरिंग ग्रासेस हैं, ग्रेन बियरिंग मतलब ऐसी ग्रासेस या ऐसे प्लांट्स आप कह सकते हैं कि जिनमें ग्रेन्स होती हैं, जैसे कि वीट हो गया, है ना, गेहूं हो गया, बार्ले हो गया, राइस हो गया, ये सारी चीजें जो हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में नेचुरली ग्रो करना शुरू करती है ना। और एग्रीकल्चर के बारे में ये बात कही जाती है कि ये सारा कुछ जो है, मैं आपको बेसिकली जो इंपॉर्टेंट यहाँ से पॉइंट्स बनेंगे विच कैन बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ से बताते चलूंगा। तो अगर हम बात करें अबाउट एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर की जो शुरुआत है, लोग जो हैं वो फार्मर्स बने, तो एग्रीकल्चर की जो शुरुआत है वो आप कह सकते हैं किस पीरियड में हुई है, दैट इज इन न्यूलिथिक एज, ठीक है। न्यूलिथिक एज जो है उसमें स्टार्ट होता है क्या, एग्रीकल्चर,
है ना। और नियोलिथिक का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था। लिथिक का मतलब क्या होता है, लिथिक मतलब स्टोन, है ना। जैसे पैलियोलिथिक मतलब ओल्ड स्टोन एज, है ना। फिर इसी तरीके से मेसोलिथिक मतलब मिडिल स्टोन एज। तो नियोलिथिक का मतलब है न्यू स्टोन एज, ठीक है। दिस इज स्टिल अ स्टोन एज, लेकिन ये है न्यू स्टोन एज। तो नियोलिथिक पीरियड के दौरान एग्रीकल्चर जो है वो शुरू होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि वीट, बार्ले और ग्राइस जैसी जो ग्रेन्स है, ठीक है, ग्रेन बियरिंग ग्रासेस हैं, ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट में, सब कॉन्टिनेंट में उगना शुरू हुई। अब आदमी ने, विमेन ने, है ना, मैन, विमेन और चिल्ड्रन, बच्चों ने इन ग्रेन्स को क्या करना शुरू किया, कलेक्ट करना शुरू किया। इन ग्रेन्स का वो यूज़ किस लिए करने लगे, अपने खाने के लिए, है ना, फूड के रूप में। और वो ये भी मतलब उनको धीमे धीमे पता लगने लगा कि किस एरियाज में या किस तरीके की कंडीशंस में ये जो ग्रेन्स हैं वो उगती हैं, है ना। और कब इनका फसल जो है वो पकती है, राइप होती है, वो भी लोगों को पता लगने लगा। और इसी से लोगों को आइडिया आया कि अब उनको खुद से भी प्लांट जो है वो ग्रो कर सकते हैं, वो इस तरीके के पौधे जो है वो खुद से उगा सकते हैं, अपने फूड की व्यवस्था खुद से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप एक चीज को समझिए, ये कैसे हंटर गैदरर्स से अब जो है वो एग्रीकल्चर की तरफ, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की तरफ, है ना, या फिर आप कहें कि इवेंचुअली ये एक सेटल्ड लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहीं से लोगों ने जो है वो फार्मर्स बनने के बारे में सोचा। और मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर की शुरुआत जो है वो न्योलिथिक एज से होती है, ठीक है। अच्छा, पिछले लेक्चर में यानी कि पिछले चैप्टर में हम लोगों ने एक जगह का मैंने आपसे मेंशन किया था, मैं चाहूंगा कि उसका नाम आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैंने आपको बताया था कि राइस के जो अर्लीस्ट एविडेंस हैं, ठीक है, राइस के जो अर्लीस्ट एविडेंस हैं वो हमें एक जगह से मिलते हैं। मैं आपको अगर थोड़ा सा हिंट दूं तो दैट प्लेस इज इन प्रेजेंट डे यूपी, ठीक है। प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में वो जगह है। कौन सी जगह है, इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, कि राइस के अर्लीस्ट एविडेंस जो है वो कहाँ से मिलते हैं। क्लियर है बात। चलिए, इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, सो दैट इससे ये भी होगा कि जो हम लोग पीछे पढ़ते जा रहे हैं पहले, वो थोड़ा थोड़ा हमारा रिवाइज भी होता जाएगा। चलिए, अब इसके बाद देखिए, अब लोगों को ग्रेन्स का आइडिया हो गया, उनको ये आइडिया लग गया कि अब हम ग्रेन्स को जो है वो खुद से ग्रो भी कर सकते हैं, अपने फूड के लिए व्यवस्था खुद से कर भी सकते हैं। तो लोगों ने अब क्या किया, लोग अपने जो शेल्टर्स थे उनके पास खाना उन्होंने रखना शुरू किया। किसके लिए, जानवरों के लिए, है ना, ताकि जानवर क्या हो, इससे उस खाने से अट्रैक्ट हों, है ना, और खाने से जानवर अट्रैक्ट हों और फिर वो उसको टेम कर सकें, पाल सकें, है ना। तो फर्स्ट एनिमल जो टेम हुआ है वो हमारा जो डॉग है, उसका एक वाइल्ड एंसेस्टर माना जाता है, ठीक है, जिसको पहली बार जिस जानवर को टेम किया गया। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट हुआ है ये भी नियोलिथिक पीरियड से ही हुआ है, ठीक है। सारी चीज़ें जो है वो एक सीक्वेंस में आगे बढ़ रही है। पहले जो है वो एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, फिर उस एग्रीकल्चर से जो ग्रेन्स वगैरह है, जो फूड हुआ, उसका इस्तेमाल करके उसके थ्रू जानवरों को जो है वो अट्रैक्ट किया गया, जानवरों को टेम करना शुरू किया गया। और पहला एनिमल जो टेम किया गया दैट वाज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स या टेमिंग ऑफ एनिमल्स जो है वो भी नियोलिथिक एज में ही शुरू होती है, ठीक है। ये बात भी आप समझ गए। अब इसके बाद लोगों ने जो है वो क्या करना शुरू किया, है ना, ऐसे एनिमल्स को एनकरेज किया जो कि रिलेटिवली कैसे हों, जेंटल हों। अब ऑब्वियस सी बात है कि आप शेर को अगर निमंत्रण देंगे या शेर को अट्रैक्ट करेंगे, पहली बात तो यह है कि शेर जो है वो इस तरीके के ग्रेन से अट्रैक्ट होगा नहीं, है ना। शेर के लिए क्या अट्रैक्शन का मीडियम बनेगा, आपको कोई जंगली जानवर मार के वहां पर रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप शेर को अट्रैक्ट करके आप करोगे क्या, पता चला शेर को आपने अट्रैक्ट किया, कल को फिर आप किसी और लायक बचे नहीं, है ना, क्योंकि शेर अगर आएगा तो वो आपको भी खा जाएगा, है ना। तो इसीलिए ऐसे एनिमल्स को एनकरेज किया गया या ऐसे एनिमल्स को जो है अट्रैक्ट किया गया जो रिलेटिवली जेंटल थे, टू कम नियर द कैंप्स वेयर दे लिव्ड, ठीक है। मतलब लोगों ने ऐसे जानवरों को अपने शेल्टर्स के पास, अपने घरों के पास आने दिया जो थोड़ा सा क्या थे, जेंटल थे, ठीक है। जैसे कि शीप, गोट, कैटल, है ना, या फिर पिग वगैरह जो कि हर्ड्स में रहते थे। और ज़्यादातर इनमें से ऐसे जानवर थे जो घास खाते थे, ठीक है। तो ऐसे जानवरों को ये अट्रैक्ट किया। और बाद में भी, मतलब अभी भी हम लोगों को ये पता है कि हम सिर्फ ऐसे ही जानवरों को डोमेस्टिकेट करते हैं, ठीक है ना। जानवर पालते कैसे जानवर हैं, कैटल्स पालते हैं, ठीक है ना, गाय हो गई, भैंस हो गई, इस तरीके के कैटल्स पालते हैं, गोट, बकरी पालते हैं, भेड़, शीप पालते हैं, ठीक है ना, इस तरीके की चीज़ें पालते हैं। कोई शेर थोड़ी पालता है, हाथी थोड़ी पालता है, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं। और ये जो इन एनिमल्स को लोग क्या करते थे कि बाकी वाइल्ड एनिमल्स के अटैक से भी इन एनिमल्स को बचाया करते थे, ठीक है। और इस तरीके से आदमी जो है वो अब हर्डर्स भी बन गया, बात समझते हैं।
तो यहाँ पर एक सवाल ये पूछा गया है कि क्या आप कोई और रीज़न या कारण बता सकते हैं कि जिस वजह से आपको लगता हो कि जो फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड, यानी कि पहला जो जानवर पालतू जिसको बनाया गया वो डॉग था, उसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं? यह आप मुझे सोचिए और थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब बात होती है एक टर्म की, दैट इज डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या है? डोमेस्टिकेशन का मतलब है, हिंदी में इस शब्द का अगर आप लिटरल मीनिंग देखेंगे तो इसका मतलब होगा पालतूकरण। ठीक है, मतलब किसी एनिमल को क्या करना, पालतू बनाना। ठीक है, एनिमल के लिए भी यूज हो सकता है या प्लांट्स के लिए भी यूज हो सकता है ना, दैट इज पालतूकरण या उसको डोमेस्टिकेट करना, है ना। इट इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। यानी कि एक ऐसी प्रोसेस या एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग क्या करते हैं, प्लांट्स उगाते हैं, है ना, पौधे उगाते हैं और जानवरों को उनकी केयर करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। ठीक है, अब बहुत बार ये चीज़ देखने को मिलती है कि जिन प्लांट्स और एनिमल्स को लोग जिनकी केयर करते हैं वो थोड़ा सा वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, है ना। क्योंकि लोग जो हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स को डोमेस्टिकेशन के लिए खुद से सेलेक्ट करते हैं। तो इसलिए ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जो डोमेस्टिकेट किए जाते हैं या जिनकी केयर लोग करते हैं वो थोड़ा सा वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स से अलग हो जाते हैं, है ना। यानी कि लोगों ने ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स को सिलेक्ट किया जो कि प्रोन टू डिजीज ना हो, मतलब जिनमें बीमारी होने के खतरे या चांसेस जो है वो कम हो। ऐसे जानवरों को, ऐसे प्लांट्स को लोगों ने सेलेक्ट किया। ठीक है, इन्होंने ऐसे प्लांट्स को सेलेक्ट किया जिनमें जो ग्रेन का साइज है वो लार्ज हो, ताकि उनका जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो उससे पूरी हो सके। ठीक है, ऐसे प्लांट्स को चूज किया गया जिनका स्टॉक, स्टॉक मतलब जो प्लांट का स्टेम होता है, तना होता है, ठीक है, वो क्या हो, स्ट्रांग हो, ताकि जब आपका जो ग्रेन है, जैसे आपने अगर इसकी फसल देखी है गेहूं की या धान की या बारले की, इस तरीके की जो भी ग्रेन बियरिंग प्लांट्स हैं, अगर आपने उनकी फसल देखी है तो जब जो पौधा होता है उसमें जब ऊपर ग्रेन लगती है, जब वो ग्रेन पकने की तरफ बढ़ती है, मतलब उस समय पे पहुंचती है, तो उसका ऊपर का एरिया काफ़ी क्या हो जाता है, हिस्सा काफ़ी हैवी हो जाता है, भारी हो जाता है ना। तो वो उस राइप ग्रेन के वेट को सहन कर सके, है ना, ताकि इतना स्ट्रॉन्ग क्या होना चाहिए, किसी भी प्लांट का स्टॉक या स्टेम होना चाहिए। इसलिए ऐसे प्लांट्स को जो है वो चूज या सेलेक्ट किया गया। ठीक है, उसके बाद कुछ सेलेक्टेड प्लांट्स के सीड्स, जो बीज हैं, उनको भी प्रिजर्व किया गया और उनको फिर बाद में सो किया गया, मतलब उनको दोबारा से बोया गया, ताकि नए प्लांट्स और सीड्स की जो क्वालिटी है वो सेम रहे, है ना। तो ये काम भी जो है वो लोगों ने करना शुरू किया। ठीक है, इसके बाद ऐसे एनिमल्स जो रिलेटिवली जेंटल हैं उनको ब्रीडिंग के लिए सेलेक्ट कराया गया। मैंने आपको वही बताया, जैसे शीप हो गया, गोट हो गया, कैटल हो गया, है ना, इस तरीके के एनिमल्स जो हैं उनको सेलेक्ट किया गया। किस तरीके के प्लांट्स किए गए वो भी मैंने आपको बता दिया, किस तरीके के एनिमल्स किए गए वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब ग्रेजुअली जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स और प्लांट्स हैं ये वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट से थोड़ा सा अलग हो गए। जैसे कि यहाँ पर आपको ये इमेज दिख रही है, इसमें ये वाले जो टीथ का सेट है ना, और जो ये वाले टीथ का सेट है, ये वाला आपका डोमेस्टिक एनिमल्स के टीथ हैं। ठीक है, अगर मैं इसको आपको दूसरे कलर से दिखाऊं तो ये वाला जो सेट है ये डोमेस्टिक एनिमल के टीथ हैं, है ना, और ये वाला जो टीथ का सेट है ये वाइल्ड एनिमल्स के टीथ हैं। ठीक है, वो आपको उनका जो पैटर्न है उससे ही पता लग रहा है, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स को ऑब्वियस सी बात है कि डोमेस्टिक एनिमल्स को क्या खाना है, उसको तो ग्रास खानी है, घास खानी है ना, या फिर जो ग्रेन्स वगैरह है वो खानी है। लेकिन जो वाइल्ड एनिमल्स है उसको तो वाइल्ड फ्रूट्स या वाइल्ड प्लांट्स आप कह सकते हैं, या वाइल्ड एनिमल्स जो हैं वही खाने हैं, है ना। तो इसलिए उनमें क्या चाहिए, उनमें बड़े टीथ चाहिए, है ना, तो वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, अब डोमेस्टिकेशन जो है वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, लगातार, या आप कह सकते हैं कि एक ही साथ हर जगह पर डोमेस्टिकेशन नहीं हुआ है ना। पूरी दुनिया में अलग अलग समय में जो है वो ग्रेजुअल प्रोसेस रही है डोमेस्टिकेशन की। लगभग 1200 साल पहले डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ है, और वर्चुअली आज हम जितने भी प्लांट्स का यूज़ करते हैं या जितने भी एनिमल प्रोड्यूस को हम यूज़ करते हैं एज अ फूड टुडे, वो सब डोमेस्टिकेशन की वजह से ही पॉसिबल हो पाए, क्योंकि कभी ना कभी किसी ना किसी समय पर उनको डोमेस्टिकेट किया गया, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। जैसे आज हम दूध पीते हैं, वी कंज्यूम मिल्क, है ना, मिल्क कंज्यूम करते हैं गाय का, भैंस का, तो वो क्यों कर पाए हम, क्योंकि गाय और भैंस को हमने पालना शुरू किया,
है ना। तो वही जो डोमेस्टिकेशन की प्रोसेस है उसके बाद ये सारी चीज़ें होनी शुरू हुई हैं। और ध्यान रखिएगा कि नियोलिथिक एज में या नियोलिथिक पीरियड में ही एग्रीकल्चर की भी शुरुआत हुई है, और नियोलिथिक एज में ही, नियोलिथिक पीरियड में ही आपका जो एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन है वो भी शुरू हुआ है, ठीक है। और सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट्स जिनको डोमेस्टिकेट किया गया वो है वीट और बार्ले। अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो हैं वो शीप और गोट माने गए हैं। और मैंने आपको जो पहले बताया कि कौन से जानवर को टेम किया गया, यानी कि उसको पालतू बनाया गया, है ना, या उसको अपने कंट्रोल में किया गया, वो था वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ अ डॉग। क्लियर है बात? यहां तक बात को समझ गए आप? चलिए अब देखिए इसके बाद आगे क्या होगा। अब लोगों ने खेती करना वो सीख गए, है ना, एग्रीकल्चर करना वो सीख गए, और जानवर पालना भी वो सीख गए। लेकिन अब क्या होगा देखो, अब आपको एक चीज पता है कि अगर आप किसी सीड को प्लांट करते हैं, ठीक है, किसी सीड को यानी कि किसी फसल के बीज को, या आप चलो वीट और बार्ले की बात हो रही है, तो उन्हीं के अगर सीड हैं उसको आप सो करते हो या प्लांट करते हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो रातों रात तो पौधा बन नहीं जाएगा, बड़ा नहीं हो जाएगा, है ना, उसको बड़े होने के लिए कुछ टाइम लगेगा। अलग अलग फसल के लिए या अलग अलग टाइप ऑफ क्रॉप के लिए या प्लांट के लिए अलग अलग समय होता है। कुछ को कुछ दिन लग सकते हैं, कुछ को कुछ हफ्ते, कुछ को महीने, और कुछ जो बड़े पेड़ होते हैं उनको सालों लग जाते हैं। तो जब लोगों ने इन प्लांट्स को ग्रो करना शुरू किया तो इसका मतलब ये था कि अब उनको एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता, है ना। और क्यों रहना पड़ता? ताकि वो उन प्लांट्स की देखभाल कर सकते, उन प्लांट्स को पानी दे सकते, क्योंकि प्लांट्स को बिना पानी दिए तो प्लांट होंगे नहीं, है ना। उन प्लांट्स में जो वीड वगैरह हो रही है उसको जो है हटाना पड़ेगा, है ना। उसके बाद उन प्लांट्स को एनिमल्स और बर्ड्स से ही बचाना पड़ेगा जब तक वो ग्रेन जो है वो पक नहीं जाती, राइपन नहीं हो जाती, है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए लोगों को क्या करना पड़ेगा, अब एक जगह पर रुकना पड़ेगा। तो यहीं से आप ये समझ सकते हैं कि ये बेसिकली लोगों की ज़रूरत भी कह सकते हैं, या लोगों की मजबूरी बन गई कि अब उनको एक जगह पर रुकना पड़ेगा, है ना। पहले ऐसा नहीं था, जब वो हंटर गैदरर्स थे तब उनके पास ये सारे काम नहीं थे। उनको जो जानवर मिले वो मार के उन्होंने खा लिए, ठीक है। जो उनको पेड़ पौधे जंगली मिले वो उन्होंने, जो उनको लगा, उनकी समझ में आया कि हम उसको खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, वो उन्होंने कर लिया, है ना। वो खुद से तो कोई गेहूं और ये बारले और ये सब नहीं उगा रहे थे पहले, है ना। तो उनको एक जगह पर रुकने की ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने एक जगह के सारे प्लांट्स और सारे एनिमल्स कंज्यूम करे, फिर वो दूसरी जगह चल दिए। तो उनको रहने की ज़रूरत नहीं थी, उनकी मजबूरी नहीं थी। बट अब यहाँ से ये मजबूरी जो है वो बननी शुरू हो गई, क्योंकि आपने पौधा उगाया, तो जब तक वो पौधा पूरा का पूरा बड़ा नहीं होगा, उसमें ग्रेन्स लगेंगी नहीं, वो पकेंगी नहीं, तब तक आप कहाँ जा सकते हो उसको छोड़ के? कहीं नहीं जा सकते, है ना। तो इसलिए अब यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि एग्रीकल्चर की वजह से जो सेटल्ड लाइफ है वो लोगों की शुरू हो रही है, ठीक है। अब उसके बाद जब ये ग्रेन राइप हो गई, पक गई, तो इन ग्रेन्स को यूज़ भी करना पड़ेगा, बहुत आराम से केयरफुली यूज़ करना पड़ेगा, है ना। ग्रेन्स का इस्तेमाल एज अ सीड किया गया। एज अ सीड मतलब कि उसको दोबारा जो है वो फसल उगाएंगे उससे, तो सेम क्वालिटी के जो ग्रेन्स हैं वो दोबारा बनेंगी, है ना। ग्रेन्स का यूज़ खुद के खाने के लिए भी किया गया, एज अ फूड, एज अ गिफ्ट, है ना, एज अ गिफ्ट भी दिया गया। और स्टोर्ड फॉर फूड, स्टोर्ड फॉर फूड तो मतलब वही हो गया कि उसको आपने अभी कंज्यूम करा तो एज अ फूड हो गया, फिर बाद के लिए आपने उसको स्टोर करके रखा फॉर फूड, तो वो हो गया, है ना। अब देखो, ग्रेन्स को जो है मैंने आपको बताया कि फूड और सीड दोनों के लिए ही स्टोर करना पड़ता था। तो अब लोगों के सामने एक और सवाल आया कि ये ग्रेन्स जो है वो पक तो गई, जो हमने अभी खा ली, पक गई मतलब राइप हो गई, है ना, फसल जो है वो पक गई। अब कुछ तो आपने अभी कंज्यूम कर लिया एज अ फूड, ठीक है, लेकिन आपको कुछ जो है वो सीड के रूप में भी रखना पड़ेगा। और ऐसा तो है नहीं कि जितनी फसल आज उगी है वो सारी की सारी आज ही खा लेंगे, है ना। उसको मान लीजिए कि अगर वो एक किसी पर्टिकुलर सीजन में हो रही है, तो अगले साल वो जब दोबारा सीजन आएगा तभी उस फसल को आप उगा पाएंगे। तो तब तक खाने के लिए क्या करेंगे, उस फसल को कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो लोगों को अब ये सोचना पड़ेगा कि कैसे हम इन चीज़ों को स्टोर करेंगे। तो स्टोर करने के लिए लोगों ने जो है वो मिट्टी के बर्तन या मिट्टी के पॉट्स जो हैं वो बनाना शुरू किए, ठीक है। या फिर जो बास्केट्स वगैरह हैं वो बनाने शुरू किए, या फिर ज़मीन में गड्ढे करने शुरू किए, पिट्स बनाने शुरू किए। और ये जो पॉट्स बनाने का काम है, ये पॉटरी मेकिंग भी, है ना, पॉटरी मेकिंग के भी जो एविडेंस हैं वो हमें इसी पीरियड में मिलेंगे, ठीक है, न्यूलिथिक पीरियड में। कहीं कहीं पर हालांकि इसको लेकर बहुत पुराना पीरियड भी बताया गया है, 18,000 या 20,000 ईयर्स बिफोर, बट वहाँ तक
हम उसको मतलब उसको लेकर मतलब कहीं कहीं पर ऐसी बातें हैं, बट स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर पॉटरी कि पॉटरी के स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो हैं वो इसी पीरियड में मिलते हैं कि जब से ग्रेन्स जो हुई हैं, तो ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए आगे अभी जाके हम लोग ये पढ़ेंगे कि पॉट्स का इस्तेमाल जो है वो खाना बनाने के लिए भी, फूड को कुक करने के लिए भी पॉट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले जब हमने कल बात करी थी कि आदमी ने फायर का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया, मीट को रोस्ट करने के लिए, तो मीट को तो ठीक है, आपने किसी जानवर को मारा और उसको आपने आग के ऊपर सीधे डायरेक्ट रख दिया तो वो तो चलो रोस्ट हो गया, है ना। लेकिन अब जो ग्रेन्स हैं, आप चावल है मतलब धान है, गेहूं है, बारले है, उसकी जो ग्रेन्स हैं उसको डायरेक्टली आग के ऊपर तो रख नहीं सकते, वो पकेंगी थोड़ी, वो तो जल जाएंगी, फिर खाएंगे कैसे, है ना। तो उनको पकाने के लिए भी पॉट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारे जो पॉट्स के एविडेंस मिलते हैं वो इसीलिए मतलब लॉजिकल भी है कि नियोलिथिक पीरियड से ही ये मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक सवाल फिर से पूछा गया है कि क्या आपको लगता है कि जो हंटर गैदरर्स हैं उन्होंने कभी पॉट्स बनाए होंगे या पॉट्स का इस्तेमाल किया होगा। ठीक है, इसके पीछे आपको क्या मतलब क्या रीजंस लगते हैं कि बनाए होंगे, नहीं बनाए होंगे, या किस चीज़ से बनाए होंगे, या यूज़ किया होगा, नहीं किया होगा, तो आप मुझे इसका जवाब कमेंट्स में देना। क्लियर है। चलिए, इसके बाद बात करते हैं स्टोरिंग एनिमल्स की। अब देखो, प्लांट्स के बारे में तो बता दिया मैंने आपको कि प्लांट्स को हमें उसमें से ग्रेन्स हैं उसको स्टोर करना है एज अ फूड, एज अ सीड और ये सब कुछ, है ना। तो एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल्स क्या है, एनिमल्स तो नेचुरली मल्टीप्लाई होते हैं, है ना। एनिमल्स रिप्रोड्यूस होते हैं, नेचुरली मल्टीप्लाई होते हैं, लेकिन अगर हम उनकी देखभाल अच्छे से करें तो वो हमें मिल्क प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड है, और कभी कभी हमें कुछ एनिमल से मीट भी मिल सकता है ना। तो यानी कि आप एक बात अगर इसको ऐसे समझें कि एनिमल्स दैट आर रेयर्ड कैन बी यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ फूड। तो एनिमल्स भी एज अ स्टोर ऑफ फूड की तरह हम उनका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एनिमल से हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल्क मिल रहा है। ठीक है, हम एनिमल्स का भी मीट कंज्यूम कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए एनिमल्स जिनको रेयर किया जा रहा है, जिनको पाला जा रहा है, वो भी एज अ स्टोर ऑफ फूड यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक सवाल फिर से आता है कि फूड के अलावा, फूड तो मैंने आपको बता दिया मिल्क हो गया या एज अ मीट हो गया, तो फूड के अलावा क्या और चीज़ें हैं जो एनिमल से ऑब्टेन की जा सकती हैं या उस समय की जा सकती होंगी जिसका इस्तेमाल ये लोग करते होंगे। ठीक है, और आज एनिमल्स का यूज़ किस लिए होता है, ये दो सवाल हैं, और इन दोनों सवालों का जवाब मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दें। अब आप लोगों को एक चीज़ लगेगी कि मैं 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ और इस तरीके के सवालों के जवाब आपसे कह रहा हूँ कमेंट सेक्शन में दो। आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन यूपीएससी में थोड़ी आने हैं, है ना, हम इनके पीछे इतना टाइम वेस्ट क्यों करें, हम तो इस वीडियो को 2x में देखेंगे और फटाफट खत्म करेंगे, हमें तो अपनी एनसीईआरटीज पूरी करनी है 6 to 12। लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक बात को समझें कि हर चीज़ एक ग्रेजुअल स्टेप से हम लोग लेके चल रहे हैं। अगर आपको सब कुछ इतना अच्छे से आता है तो आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ने की तो ज़रूरत ही नहीं है ना। आप सीधे एनसीईआरटी को पढ़े ही मत, या 11th-12th की पढ़ें, बाकी अपना स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ें। लेकिन ऐसा नहीं है। हम क्लास 6 से एनसीईआरटीज को इसीलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि धीमे धीमे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। आप में से कुछ लोग या कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनका ये बैकग्राउंड नहीं रहा है। ठीक है, क्लास 10 तक आपने पढ़ी होगी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लेकिन आप भूल चुके होंगे, कई साल हो गए, उसके बाद आपने कभी पढ़ी ही नहीं, है ना। या क्लास 6 से लेकर 10 तक आपने जब पढ़ी तो उस समय पढ़ने का तरीका अलग होता है कि स्कूल में आपको कुछ समझना तो खास होता नहीं है। क्लास 6 में आपकी अंडरस्टैंडिंग भी कितनी होगी, आपने सिर्फ इन बुक्स को पढ़ा होगा और पेपर क्लियर कर लिया होगा, एग्जाम क्लियर कर लिया होगा, क्लास में आप नेक्स्ट क्लास में आ गए होंगे। आपने कभी उस एनालिटिकल तरीके से नहीं पढ़ी होंगी चीज़ें जो कि एग्जाम्स क्लियर करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, खासकर यूपीएससी, स्टेट पीएससी और इस तरीके के एग्जाम्स क्लियर करने के लिए जो एनालिटिकल या लॉजिकल थिंकिंग चाहिए, उस थिंकिंग के साथ आपने कभी चीज़ें नहीं पढ़ी होंगी। और मैं आपको चीज़ें बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, एक एक करके चीज़ें मैं आपको बिल्कुल जो भी चीज़ें डिटेल में बुक में दी गई हैं और जो नहीं भी दी गई हैं उसके अलावा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ, सो दैट कि आपको ये जो चैप्टर्स हैं ये बोरिंग ना लगे, थोड़ा सा आपको एक इंटरेस्ट इसमें डेवलप हो, यही मेरी कोशिश है। और आप मुझे ज़रूर फीडबैक भी दें ताकि अगर हम कुछ और बेटर कर सकें तो वो भी ज़रूर करेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अबाउट फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, कि हमें पहले बार फार्मर्स और हर्डर्स, यानी कि फार्मर्स का मतलब एग्रीकल्चर कहाँ पर शुरू हुआ और हर्डर्स मतलब जहाँ पर जानवर पाले गए। ठीक है,
अब यहाँ पर आपको इस मैप में ब्लू कलर के स्क्वायर्स में कुछ जगह दिखाई दे रही हैं, ठीक है। ये ऐसी साइट्स हैं जहां पर आर्कियोलॉजिस्ट को अर्ली फार्मर्स और हर्डर्स के एविडेंस मिले हैं। और मैंने आपको पीछे बताया कि फार्मिंग कहाँ से शुरू हुई है, एग्रीकल्चर कहाँ से शुरू हुआ है, न्यूलिथिक एज से। हर्डर्स कहाँ से बने हैं, यानी कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स कहाँ से शुरू हुआ है, न्यूलिथिक एज से। तो ये आप देख सकते हैं कि ये ब्लू कलर के स्क्वायर में आपको न्यूलिथिक साइट्स ही दी गई हैं। आप नॉर्थ में बात करें तो आपको प्रेजेंट डे जो आज का कश्मीर है वहां पर एक जगह मिलेगी, दैट इज बुर्ज होम, ठीक है। वेरी फेमस, वेरी इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट, न्यूलिथिक साइट है। इसके बाद आपको एक जगह मिलेगी, दैट इज मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है वो पाकिस्तान के एरिया में है आज के डेट में, ठीक है। इसके बाद आप बात करेंगे, आपको एक जगह मिलेगी, दैट इज चिरांड। इसके बाद आप और ईस्ट में जाएंगे, आपको यहाँ पर एक जगह मिलेगी दाऊजली हार्डिंग। फिर यहाँ पर आपको जगह मिलेंगी कोलडीवा, महागढ़ा। यहाँ पर आपको एक जगह मिलेगी, दैट इज हल्लूर। यहाँ पर एक जगह आपको मिलेगी, दैट इज पय्यम पल्ली। तो ये कुछ प्लेसेस हैं जो न्यूलिथिक साइट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि आपको पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट में ही इस तरीके की जगह दिखाई दे रही हैं, ठीक है। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आज नॉर्थ वेस्ट में है, यानी कि मेहरगढ़ हो गया। प्रेजेंट डे कश्मीर यानी कि बुर्ज होम हो गया। ईस्ट में मैंने आपको बता दिया, दाऊजली हार्डिंग हो गया, चिरांद हो गया। आप साउथ में आ जाएं, आपको हल्लूर मिल जाएगा, आपको पय्यमपल्ली मिल जाएगा, ये तरीके से, ठीक है। बात क्लियर है? चलिए, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो न्यूलिथिक पीरियड में शुरू हुई हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर देखिए कि ये पता लगाने के लिए क्या ये जो साइट्स हैं, साइट्स का मतलब क्या होता है, मैंने कल बताया था आपको, है ना, कि ऐसी प्लेसेस जहाँ से टूल्स, जहाँ से बिल्डिंग्स, इन सब के क्या मिले हैं, रिमेन्स मिले हैं, है ना, अवशेष मिले हैं। तो ये पता लगाने के लिए कि क्या ये साइट्स जो हैं वो फार्मर्स और हर्डर्स के सेटलमेंट्स रहे हैं, साइंटिस्ट ने प्लांट्स और एनिमल बोन्स के एविडेंस का यूज़ किया है, ठीक है। और यहाँ पर एक मोस्ट एक्साइटिंग जो चीज़ मिली है वो है बर्न्ट ग्रेन के रिमेन्स, है ना, मतलब जली हुई फसलें मिली हैं, यहाँ से जली हुई ग्रेन्स मिली हैं, है ना। ये हो सकता है कि ये ग्रेन्स जो हैं वो या तो एक्सीडेंटली जल गई हों, है ना, किसी एक्सीडेंट की वजह से जल गई हों, या फिर इनको जानबूझ के ऑन पर्पस भी जलाया गया हो। अब साइंटिस्ट जो हैं वो इन ग्रेन्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, और इससे हमें ये पता लगता है कि कई तरीके की ग्रेन्स, है ना, कई तरीके की ग्रेन्स जो हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में उगाई जाती हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको पिछले चैप्टर में ही बताया था कि वीट और बार्ले के जो एविडेंस हैं वो हमें अर्लीस्ट एविडेंस कहाँ से मिलते हैं, मेहरगढ़ से, ठीक है। और फिर इसी तरीके से डिफरेंट एनिमल्स के बोन्स जो हैं वो भी मिलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट को। तो इससे ये भी एविडेंस मिलता है कि कौन कौन से जानवर या किस किस तरीके के जानवर जो हैं उनको वो उस समय होते होंगे, या उनको जो है वो लोग डोमेस्टिकेट करते थे, ठीक है। तो यहाँ तक आप बात समझ गए। तो इस वाले लेक्चर को हम लोग इतना ही रखेंगे, और अभी आप जिस तरीके से हम लोग सीक्वेंस वाइज आगे बढ़ रहे हैं, है ना, वो हमने देखा। अब हम सेटलमेंट्स की बात करेंगे कि लोगों की सेटल्ड लाइफ शुरू हो रही है, तो किस तरीके के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें लोग रहना शुरू करते हैं, उसको हम लोग अगले लेक्चर में लेके चलेंगे, और अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस पूरे के पूरी बुक के जो PDF नोट्स हैं वो आपको हमारी वेबसाइट ocult.co पर आप चले जाएं, वहाँ पर आपको ये PDF नोट्स मिल जाएंगे। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलते रहें। तो चलिए, इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे, चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।